एक बंगला बने न्यारा, एक बंगला बने न्यारा, रहे कौन बाज सुने सारा, एक बंगला बने न्यारा, एक बंगला बने न्यारा। सोने का बंगला, चंदन का जंगला, सोने का बंगला, चंदन का जंगला, विश्वकर्मा के द्वारा, विश्वकर्मा के द्वारा। सोने का बंगला, चंदन का जंगला, विश्वकर्मा के द्वारा। अति सुंदर प्यारा प्यारा, एक बंगला बने न्यारा, एक बंगला बने। और बाहर उन लोगों का अत्याचार। गाना क्यों बंद कर दिया भाई? कलम है तुम्हारे पास? हाँ, कलम तो है, लेकिन गाना क्यों बंद कर दिया? गाना क्यों बंद कर दिया? बाहर उन लोगों का अत्याचार, यहाँ पर गाना। हुआ क्या है? अरे यार, वही पुराना रोज का। बाहर वो अमीरजादे उन गरीबों पर अत्याचार करते रहते हैं। ईश्वरी, ये सब मुझसे सहा नहीं जाता। तो भाई ये रोज का है, कोई नई बात तो है नहीं। शुक्र मनाओ कि तुम जब बाहर जाते हो तो कोई तुम्हें कुछ नहीं कहता। वो इसलिए मेरे दोस्त क्योंकि तुम एक जमींदार के बेटे हो, और मुझे कोई इसलिए नहीं बोलता क्योंकि मैं सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा दोस्त हूं, वरना बाहर मैं भी वहां मार खा रहा होता। ये देखो, इतिहास के पन्नों में भी तुम जमींदारों को कितना भयानक बताया गया है। जब ये पन्ने ही ऐसा करेंगे तो बाहर वो लोग क्या करें? तो मुझे लगता है कि तुम्हें भी मान लेना चाहिए कि हम जमींदारों में कुछ तो खास बात होगी, जो इतिहास भी हमें बढ़ा चढ़ा कर बता रहा है। ईश्वरी, बुरा ना मानो तो एक बात कहूं। बिल्कुल बोलो दोस्त। माना कि तुम एक बड़े जमींदार के बेटे हो, पर उसका यह मतलब तो नहीं है ना कि तुम जमींदारों द्वारा किए जा रहे अन्याय और अत्याचार का समर्थन करो। देखो दोस्त, पहली बात तो ये कि मैं किसी के द्वारा किए गए किसी भी प्रकार के अत्याचार का समर्थन किसी तरह बिल्कुल नहीं करता। और दूसरी बात ये कि हर जमींदार व्यक्ति एक जैसा नहीं होता। और तीसरी बात ये कि मुझे लगता है कि इस जिंदगी में, इस दुनिया में हर चीजें एक समान नहीं होती। इन हाथों की पांचों उंगलियों को देखिए, क्या ये एक बराबर है? कोई छोटी है, कोई बड़ी है, कोई ज्यादा छोटी है। तो मुझे लगता है कि उसी तरह इंसान भी होते हैं, कोई छोटे वर्ग के, कोई मध्यम वर्ग के, कोई बड़े वर्ग के। और बुरा मत मानना, कभी कभी तुम्हारा ये जमींदारों का विरोध ना सैद्धांतिक ना हो कि परिस्थिति जन्य अधिक हो जाता है। और सच कहूं एक बात, तुम खुद तो हो एक साधारण परिवार से। हाँ ठीक है, मैं जिस भी परिवार से आता हूं मुझे उस पर गर्व है। कम से कम मेरे अंदर तुम जमींदारों जैसी बेदर्दी और बेइंसानियत तो नहीं है। नौकरों से सीधे मुंह बात ना करना, उनसे उस जरा सी भूल से आपे से बाहर हो जाना, ये कहां की इंसानियत है? तो भाई अभी तुम क्यों आपे से बाहर हो रहे हो? अच्छा तुम थोड़ा सा शांत, तुम बताओ कि मैं नौकरों से किस तरह का व्यवहार किया, तुम बताओ। वीर, इनसे जरा सी हमदर्दी जताओ ना तो ये सर पर बैठ के सोने की कोशिश करते हैं। तुम क्या समझोगे दोस्त, कैसे बताऊं मैं तुम्हें? अच्छा ये बताओ कि दशहरे की छुट्टी का तुमने क्या सोचा है? सोचना क्या है यार, इस बार मैं छुट्टियों में घर नहीं जाऊंगा। क्यों भाई? क्योंकि परीक्षाएं नजदीक हैं और अभी बहुत कुछ पढ़ना बाकी है। मगर एक बात बताऊं ईश्वरी, हाँ? यहाँ भूत की तरह भी रहने का मन नहीं करता। तो भैया यहाँ भूत की तरह रहने की कोई जरूरत नहीं है। अपना किताब कॉपी उठाओ, सामान बांधो, मेरे साथ मेरे घर चलो। तुम्हारे घर? हाँ। तुम्हारे घर तो क्या हुआ, कोई समस्या है क्या? ईश्वरी, हाँ? तुम बड़े जमींदार, तुम्हारे बड़े बड़े घर, तुम्हारे रहन सहन का तरीका अलग, मैं वहां कैसे रहूंगा? भाई मैं कभी कभी ना तुम्हारी सोच से बहुत तंग आ जाता हूं। चलो मैं मानता हूं कि मैं बड़ा जमींदार हूं, मेरा बहुत बड़ा सा घर है, लेकिन उस बड़े से घर में ये छोटा सा वीर भी तो रह ही लेगा ना। जाकर सामान बांधो और फालतू बात मत करो। ईश्वरी, सच में कोई दिक्कत नहीं होगी? अब भाई मुझे तो नहीं लगता है कि कोई ऐसी खास समस्या होगी। हाँ, एक छोटी सी समस्या हो सकती है। वो क्या? वो ये है कि तुम्हें वहां जाकर एक बहुत बड़ी बात का ध्यान रखना होगा। क्या? देखो, मेरे पिताजी भी जमींदार हैं और उनके कुछ दोस्त भी, तो तुम वहां जाकर कोई भी ऐसी बात मत करना जो उन लोग को बुरी लग जाए, वरना मामला बिगड़ जाएगा और फिर मैं भी संभाल नहीं पाऊंगा।
और सच कहूं तो मुझे लगता है कि वहां के लोगों को समझाने का कोई फायदा भी नहीं। वहां की जनता पहले से ही समझती है सेवा करने के लिए ही हुआ। मगर ईश्वरी, वहां की जनता को अगर किसी ने समझा दिया कि उनमें और जमींदारों में कोई मौलिक भेद नहीं होता है, तो तुम जमींदारों का कहीं पता भी नहीं लगेगा। और फिर तुम्हें क्या लगता है, मैं वहां जाकर कुछ और हो जाऊंगा? दोस्त, फिलहाल तो मुझको तुमसे यही उम्मीद है। तो फिर ये तुम्हारी गलत फहमी है दोस्त, क्योंकि मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूंगा। अगर ये मेरी गलत फहमी है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि मुझे लगता भी नहीं है कि इंसान को कभी बदलना चाहिए। लेकिन वीर बाबू, तुम्हें क्या लगता है, तुम उन लोगों को मौलिक भेद के बारे में बताओगे जो स्वयं अपना हिसाब नहीं रख पाते? उनका हिसाब हमारे पिताजी के मुंशी जी रखते हैं। और एक बात बताऊं, मुरादाबाद में मेरा बहुत छोटा सा गांव है। वहां बाहर पढ़ने लिखने के लिए वही लोग जाते हैं जिनके बाप और दादा रईस हुआ करते हैं। अरे यही तो इस देश की विडंबना है कि बड़े जमींदार का बेटा होगा तो ही बाहर जाके पढ़ सकता है। मगर उन गरीब बच्चों का क्या? उन्हें पढ़ने का अधिकार नहीं? हंसो मत, मेरी बात सुनो। उन्हें भी उतना ही अधिकार है जितने जमींदारों के बच्चों को, और उन्हें जाके यही बताना है। तो दोस्त, उन्हें जाके ये बताने के लिए तुम्हें मेरे घर तो चलना पड़ेगा। और फिलहाल हमारी ट्रेन का हो रहा है समय, तो फटाफट तैयार हो जाओ और अपना सामान बांध लो। मैं जा रहा हूँ नहाने। और सुनो, मेरी ये किताब रख लेना बस। अभी मेरी बात 2 मिनट में आया भाई। ईश्वरी फिर मुस्कुरा कर टाल गया। अरे यार, तुम्हारे चक्कर में कुत्ता बोल गया। बस 2 मिनट में। ये लड़का भी ना हमेशा बात खत्म करके चला जाता है। खैर, ये है मेरा प्यारा दोस्त ईश्वरी। ईश्वरी एक बड़े जमींदार का बेटा, और मैं भी एक गरीब क्लर्क का। हमारे यहां मेहनत और मजदूरी के सिवा और कोई जायदाद नहीं। ईश्वरी और हम पिछले 5 सालों से एक साथ रह रहे हैं। हम लड़ते हैं, झगड़ते हैं, मगर फिर भी एक साथ रहते हैं। हम में परस्पर बहसें होती रहती हैं। मैं जमींदारी की बुराई करता हूं, उन्हें खून चूसने वाली जोक कहता हूं। मगर ईश्वरी का मानना है कि लोग छोटे बड़े होते हैं और अक्सर होते रहेंगे। जैसे कि हाथों की ये 5 उंगलियां, कोई छोटी है, कोई बड़ी है, कोई बहुत बड़ी है। पर मेरे हिसाब से ये एक लचर दलील थी। इस बात विवाद की गर्मा गर्मी में मैं अक्सर तेज हो जाता था और कुछ लगने वाली बात कह जाता था। मगर ईश्वरी तो हार कर भी मुस्कुराता रहता है। ऐसा है मेरा प्यारा दोस्त। हाँ भाई, सामान बांध लिया? हाँ, बांध लिया है। और तुम्हारा? ये मेरा कुर्ता रखो उसमें। फिर वही जमींदारों वाला रौब? अरे दोस्त, ये जमींदारों वाला रौब नहीं है, इसको दोस्ती कहते हैं। अरे मजाक कर रहा हूँ मेरे दोस्त। हाँ, चला जाए। यार ये बंद नहीं हो रहा है। बंद बाद में करना, पहले मेरा सामान रखो। ये कुर्ता। और सुनो, रेलगाड़ी ना प्लेटफॉर्म नंबर 2 से आएगी, ठीक है? 2 से? हाँ। ये अटक गया है ईश्वरी। अरे भाई, रास्ते में बंद कर लेना, जल्दी चलो, पिताजी बहुत डांट लगा देंगे। चलो चलो चलो। अरे आराम से, मेरा देखो वो खुला हुआ है। भेलपुरी ले लो बाबू, भेलपुरी। बाबू भेलपुरी, बाबू एकदम चटपटी भेलपुरी। बाबू भेलपुरी, बाबू भेलपुरी लोगे? भेलपुरी बाबू, एक नंबर चटपटी भेलपुरी। बाबू भेलपुरी। सुना? एक साहब लगाया बाबू, एक पैसा बनाओ, क्यों ना जी बाबू। सुनो, अच्छा कूट देना, नींबू निचोड़ देना। जी बाबू। अरे ईश्वरी, हाँ, अपनी गाड़ी का नंबर क्या है? 14688। 146 क्या? 88। 88। हाँ, रात 9 बजे। अरे ईश्वरी, अपनी गाड़ी तो रात 9 बजे की है। अच्छा। और हम लोग इतना पहले, अभी तो हम लोग 1 घंटे पहले आ गए। मैं जानबूझकर तुम्हें थोड़ा पहले ले आया। क्यों? सोचा कि बाहर की थोड़ी ताजी हवा खा लेंगे, और मैं आज तुम्हें अपने सबसे पसंदीदा जगह खाना खिलाऊंगा। कहाँ? वो देख रहे हो? वो वहाँ? वहाँ पे आओ। क्या भाई, क्या हाल चाल है? अरे आवाज साहब, आवाज बैठ। बैठो। साहब आप थको हैं, जरा पानी लेके आइए। पानी। भेलपुरी ले लो बाबू, भेल। पता है, मैं जब भी घर जाता हूँ तो यहाँ का खाना जरूर खाता हूँ। क्यों भाई, ऐसी क्या खास बात है यहाँ? यहाँ की शाही पनीर बहुत लाजवाब। वाह, आपकी सब्जियों में भी शाही है, और यहाँ हमारा कोहड़ा खा खा के सारा जीवन गुजरा जा रहा है। तुम्हारी बातें भी ना। साहब ये ले पानी। धन्यवाद।
आप एक काम करिए। जी साहब बोले। आपके यहाँ जो सबसे अच्छा खाना, बिल्कुल। 2 थाली लगवा। अब इन करा देते हैं। और सुनिए, शाही पनीर जरूर लगवाइए। कैसे बोल सकते हैं सबका सब। ईश्वरी, अरे ओ चाचा, 2 थाली भोजन लगाना, अचार पापड़ के साथ और दाल साग शाही पनीर। वैसे मैं वहाँ जाके करूँगा क्या ईश्वरी? से मिलता है मगर एक चाहने वाला तो मैं सारा दिन यही करता रहूँगा बड़ी क्या? मुश्किल से मिलता है। टूटे ना दिल टूटे ना टूटे ना अरे तुम्हें देखने की क्या जरूरत है मेरे पहलवान? तुम तो लड़ भी सकते हो। अरे नहीं, मैं नहीं लड़ पाऊंगा। टूटे ना दिल टूटे ना टूटे ना ये रहा भोजन। तेरी तमन्ना करता हूँ क्या मैं कह रहे हो? क्या बाजरे का क्या? हाँ, बाजरे का बहुत दिल खूबसूरत का खेत है, तो खजाना भरता हूँ मैं राह अकेली राह अकेली डरता हूँ मैं कोई लुटेरा लूटे ना दिल टूटे ना टूटे ना दिल टूटे ना टूटे ना साथ हमारा छूटे ना छूटे ना गम है कहीं तू साथ न छोड़े दिल न दुखाए मुंह को न मोड़े आस दिलाकर आस न तोड़े बन के नसीबा फूटे ना दिल टूटे ना टूटे ना दिल टूटे ना टूटे ना साथ हमारा छूटे ना छूटे ना जिसको तेरे बहला सकता हूँ चांद सितारे ला सकता हूँ रो सकता हूँ गा सकता हूँ मुझसे अगर तू रूठे ना दिल टूटे ना टूटे ना दिल टूटे ना टूटे ना साथ हमारा छूटे ना छूटे ना टूटे ना दिल टूटे ना टूटे ना मुझसे अगर तू रूठे ना दिल टूटे ना टूटे ना दिल टूटे ना टूटे ना साथ हमारा छूटे ना छूटे ना टूटे ना दिल टूटे ना टूटे ना ठीक है ना? दोबारा ये करना। करो। आओ। चलो चलो। देखा तुमने? यहाँ के नौकर मेरी कितनी इज्जत करते हैं और एक मेरे यहाँ के नौकर एक नंबर के काम शुरू। हुजूरे आला, इसी तरह हम अपने नौकरों को भी इनाम और इकराम से नवाजते तो वो इनसे ज्यादा तमीजदार होते। तो तुम्हारा मतलब ये है कि ये मेरी इतनी इज्जत इसलिए कर रहा था क्योंकि मैंने इसको इनाम दिया है? नहीं, बिल्कुल नहीं। तमीज और तहजीब तो इनके खून में शामिल है ना? मैं तुमसे बहस में कभी जीत ही तो नहीं। शुरू क्यों करते हो? आराम से मेरा सामान चलो, हाँ, चलो, ऊपर चलो। हेलो 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 ईश्वरी, ईश्वरी, तुमने देखा नहीं वो लोग कैसे वहां बदतमीजी कर रहे थे? बदतमीजी वो नहीं, बदतमीजी तुम कर रहे थे भी। मगर ईश्वरी, चुप! एक शब्द मत बोलो। हर समय हर वक्त हर जगह तुम ही सही नहीं हो सकते हो। असल बात तो ये है कि तुम पर अब एक नशा चढ़ चुका है। नशा रौब का, नशा रईसी का,
नशा जमींदारी का। कहां गया वो वीर जो हर बात पर जमींदारों का विरोध किया करता था? कहां गया वो वीर जो जमींदारों द्वारा उठाए हर कदम को गरीबों के खिलाफ समझा करता था? कहां गया वो वीर? गलत समझ रहे हो ईश्वरी, मुझ पर किसी तरीके का कोई भी नशा नहीं है। वो तो वहां मौजूद लोगों ने मुझे उकसाया और मुझे मजबूर किया कि मैं... उन्होंने कुछ नहीं किया, सारी गलती तुम्हारी। उन्होंने सिर्फ और सिर्फ तुम्हें तुम्हारी सच्चाई बताई, तुम्हें तुम्हारी हैसियत याद दिलाई जो कि तुमसे बर्दाश्त न हुई, और तुमने अपना आपा खो दिया, उन पर हाथ उठा दिया। इसी को नशा कहते हैं वीर बाबू, इसी को नशा कहते हैं। जब वो इंसान के दिमाग में चलता है ना तो वो खुद भूल जाता है कि वो स्वयं है क्या। मुझे तो लगता है कि मैंने तुमको घर ले जाकर अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कर दी। ना मैं तुम्हें घर ले गया होता और ना आज तुम्हारी ये हालत होती। पता है वीर, मुझको तुम्हें क्या अच्छा लगता था? तुम्हारी सच्चाई, तुम्हारी बातों की सच्चाई। ये सब सच्ची हुआ करती थी, इसीलिए हमारी दोस्ती सच्ची हुआ करती थी। लेकिन आज मुझे लग रहा है कि पे नशा चढ़ गया था। तुम चाहे तो मुझे जो सजा देना चाहो दे लो, मुझे मार लो दोस्त, पर ये मत बोलो कि तुमने अपने दोस्त को खो दिया। ईश्वरी, मुझसे भूल हो गई, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो दोस्त, मुझसे भूल हो गई। मुझे माफ कर दो। पक्का ये दोबारा गलती नहीं हो? वादा। कल सुबह तो परीक्षा है, अब खाना बनाने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा है। तो हम लोग वही स्टेशन के बाहर भोजनालय में खाना खाने चले। इस बार तुम शाही पनीर नहीं खिलाओगे? शाही पनीर नहीं खिलाता मैं ये थी हमारी आज की प्रस्तुति, इंडियन आर्ट एवं कल्चर सोसाइटी की प्रस्तुति नशा। मैं 2 मिनट चाहूँगा सिर्फ आप लोगों से, आप सारे अतिथियों से मेरा 2 मिनट का अनुग्रह रहेगा कि आप हमारे इन कलाकारों से ज़रूर मुखातिब हो लीजिए, इनका परिचय ज़रूर जान जाइए। मैं बहुत जल्दी अपना सारा काम कर लेना चाहता हूँ, आपसे 2 मिनट दीजिएगा। आइए हम मिलते हैं आज के हमारे इस नशा के पात्र परिचय में। जो मुख्य भूमिका में थे वो थे ईश्वरी के रोल में सत्यम तिवारी जी, उनसे मैं चाहूँगा। बहुत बढ़िया भैया, बहुत बढ़िया। वीर की भूमिका में थे कौस्तुभ जी, कौस्तुभ पांडे। जमींदार की भूमिका में थे हमारे पंकज गौड़ जी। रियासत अली की भूमिका में थे रोहित वाजपेयी। ठाकुर की भूमिका में थे अभिनव शुक्ला। मुनीम जी के रोल में थे प्रतीक शुक्ला। सरकारी अफसर अभिनव मौर्य। और यात्री की भूमिका में थे, जिनका भी अहम रोल था, वो थे हमारे राहुल यादव, आशीष सिंह, शुभेंदु कुमार, शुभांश खन्ना, अभिषेक सिंह और सौरभ शुक्ला। हमारे इस नाटक के जो प्रकाश परिकल्पना थी किया है वो थे हमारे अनुज कुमार भैया। मैं उनसे भी अनुरोध करूंगा कि वो आ जाए मंच पे। ध्वनि संचालन किया है अंकित कश्यप। मंच सज्जा प्रतीक शुक्ला और शुभम सिंह, ये हमारे मंच के परे हैं। वस्त्र विन्यास में अभिषेक सिंह,
शुभम सिंह एवं निकिता गौतम जी का नाम है। रूप सज्जा में मोहम्मद हामिद, मैं ज़रूर चाहूँगा इन सारे कलाकारों को उनके रूप में लाने के लिए मोहम्मद हामिद जी। प्रस्तुति नियंत्रक थे हमारे जगदीश गौड़ जी, एक ज़ोरदार ताली होनी चाहिए, उन्होंने सारा मेहनत किया, इतने दिन की मेहनत का ही ये आज रिजल्ट है। परिकल्पना पंकज गौड़ जी का था। सहायक निर्देशक अभिषेक गिरी जी, एक ज़ोरदार ताली होनी चाहिए अभिषेक गिरी जी। और इन सब को लेकर इस पूरे नाटक का जो निर्देशन किया है वो है हमारे तेजेंद्र सिंह और तेजू भैया और तेजू भैया। मैं चाहूँगा कि एक ताली हो जाए। और इसी के साथ मैं चाहूँगा कि हमारे कर्मी अभिषेक भैया हमारे मुख्य अतिथि श्री अजामिल जी को मंच पे ले आएँ और मैं उनसे अनुरोध करूँगा कि वो हमारे निर्देशक जी का सम्मान के तौर पे उन्हें सम्मानित करें। सर, हमारे तेजेंद्र सिंह जी को मैं चाहूँगा कि आपके हाथों से सम्मानित किया जाए। ये हमारी प्रस्तुति थी। हमें कई चीज़ों का ध्यान भी रखना पड़ रहा था, कोविड-19 के जारी निर्देशों का भी हमें पालन करना पड़ रहा था, लेकिन एक ज़ोरदार ताली हो जानी चाहिए। हाँ, बहुत बढ़िया। और अंत में मैं चाहूँगा कि हमारे मुख्य अतिथि श्री अजामिल जी अपने 2 शब्दों से आशीर्वचन के रूप में हमें ज़रूर कुछ कहें। श्री अजामिल सर जी। इस प्रस्तुति के बारे में अगर एक शब्द में मुझे कुछ कहना हो तो मैं यही कहूँगा, अद्भुत, अद्भुत प्रस्तुति। मैं अभिभूत हो गया। प्रेमचंद जी ने करीब 300 साढ़े 300 कहानियाँ लिखी हैं और उनकी 15-20 कहानियाँ ऐसी हैं जो हम रंगकर्मियों को बहुत प्रिय हैं। हालांकि उनकी सारी कहानियाँ ऐसी हैं कि सबका प्रस्तुति करने का मन होता है। ये कहानी नशा, आपने देखा कि कितनी साफ गोई के साथ अपने संदेश को आपके बीच में रख देती है। कहीं कोई बेईमानी नहीं, कोई छल प्रपंच नहीं, कोई कपट नहीं, सीधे आपके सामने अपने संदेश को रख देती है। ये केवल प्रेमचंद और प्रेमचंद ही कर सकते हैं। ये उन्हीं की कलम की ताकत है। इसका निर्देशन तेजेंद्र ने किया। मुझे आश्चर्य होता है, तेजेंद्र को मैं बहुत दिनों से काम करते हुए देख रहा हूँ मंच पर, लेकिन इतने बारीक ऑब्जर्वेशंस इसने निकाले। तेजेंद्र ने इतनी बारीकी से इसका निर्देशन किया है, एक एक चीज़, छोटी छोटी चीज़ों पर ध्यान दिया है। और सबसे अच्छी बात यह है कि इसके शॉर्ट डिविजन्स बहुत अच्छे हैं, अलग अलग सीन्स को बहुत अच्छे ढंग से सजाया है। ये कहानी मुश्किल थी, बयान करना मंच पर बहुत मुश्किल काम था ये, लेकिन तेजेंद्र ने कर दिखाया। छोटे छोटे टुकड़े में कहानी पूरे प्रवाह के साथ आगे बढ़ती है। और मैं क्या कहूँ, इसके जो कलाकार हैं, कहीं से लगते ही नहीं कि इसमें कोई नया कलाकार भी है। सब मंजे हुए कलाकार, सबकी बेहतरीन डायलॉग डिलीवरी, बहुत अच्छे ढंग से बोलते हैं सबकी डायलॉग डिलीवरी में जान है, जीवंतता है। ऐसा लग रहा था कि वो सब कहीं से रटा हुआ नहीं बोल रहे हैं, जी रहे हैं, उन चीज़ों को जी रहे हैं। और यही वजह थी कि नशा जैसी कहानी आज इस मंच पर जीवंत हो उठी। हम सारे कलाकारों को, आप सब कलाकारों को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। इसमें से बहुत सारे कलाकार तो बहुत सीनियर कलाकार हैं और बहुत से नए चेहरे भी मुझे दिखाई दे रहे हैं। वो सब अद्भुत काम कर रहे हैं। इस टीम को संभाल कर रखने का वक्त आ गया है। इसके एक एक हीरे को, एक एक नगीने को संभाल कर रखने का वक्त आ गया है। ये टीम जितने संभाल के हम रखेंगे, शायद नशा जैसी और 400-500 कहानियाँ करेंगे आगे चल करके, मगर हमारे पास इतनी सशक्त टीम होनी चाहिए। और तेजेंद्र ने ये टीम बना ली है। मैं तेजेंद्र पर ये जिम्मेदारी सौंपता हूँ कि तेजेंद्र इसको बहुत संभाल के रखें, एक एक नगीने को संभाल कर रखें। बहुत अच्छा अभिनय किया। मैं अलग अलग बधाई नहीं दे रहा हूँ, लेकिन बहुत सारे लोगों ने बहुत अच्छा अभिनय किया है। ख़ासतौर से आपका नाम तो मुझे बहुत याद आ रहा है। हाँ, बहुत ही बढ़िया अभिनय किया। उन्होंने भी बहुत अच्छा अभिनय किया, जो आपके मित्र बने हैं।
आपके जो मित्र हैं उन्होंने भी बहुत अच्छा अभिनय किया। हाँ, कौस्तुभ, हाँ, बहुत अच्छा अभिनय किया। और जो हमारे जो सपोर्टिंग आर्टिस्ट थे, जिन्होंने सपोर्ट किया, सहयोग किया इसको और कथा के प्रवाह को बनाने में मदद की, वो सारे आर्टिस्ट इतने आसानी से एक दूसरे से जुड़ रहे थे और कथा के प्रवाह को और गति दिए हुए थे। हमें कहीं से नहीं लगता कि मैं किसी नई पैदा हुई संस्था का ये प्रोडक्शन देख रहा था। कमाल कर दिया आप सब लोगों ने, कमाल कर दिया है, बहुत अच्छा। मैं अभिभूत हूँ और मैं कहता हूँ ये प्रस्तुति अद्भुत है, अद्भुत है। इसे बार बार होना चाहिए। प्रेमचंद की ये कहानी इतनी सशक्त है कि इसकी प्रस्तुति बार बार होनी चाहिए। सरकार को ऐसी प्रस्तुति के लिए खुलकर अनुदान देना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत सारा धन्यवाद। तो ये थी हमारी प्रस्तुति, इंडियन आर्ट एवं कल्चर सोसाइटी की प्रस्तुति नशा। इसी के साथ हमारा आज का ये कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। एक बार मैं आप सभी को धन्यवाद देना चाहूँगा और आज विश्व रंगमंच दिवस की बधाई भी ज़रूर देना चाहूँगा। धन्यवाद, शुक्रिया, गुड नाइट, शुभ रात्रि।